नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार और हमारे कन्याकुमारी दर्शन के दूसरे पार्ट में आप सभी का स्वागत है। अब हम कन्याकुमारी मंदिर के पिछले भाग में आ चुके हैं, जहां पर एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम कोई नदियों का संगम नहीं है, यहाँ पर तीन सागर आकर मिलते हैं। अब हम सी शोर की ओर चलेंगे और वहाँ से संगम पॉइंट है, उसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब हम संगम व्यू पॉइंट के मेन स्थान पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से तीन समुद्रों का संगम देखा जा सकता है। अभी जो ये समुद्र देख रहे होंगे, ये है वे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। और यहाँ आप इस साइड में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर। और अगर इस दूसरी साइड में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। ये तीनों ओशियंस इस पॉइंट पर आकर मिलते हैं और बनाते हैं त्रिवेणी संगम। इस तरह का ये खूबसूरत नज़ारा कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये नज़ारा बहुत ख़ास और यूनिक है। आप देखिए इस बेहद खूबसूरत नज़ारे को। आप जो ये समुद्र का जल देख रहे हैं, ये इतना स्वच्छ है कि लोग यहाँ सुबह और शाम में नहाते भी हैं, क्योंकि इसी में नहाने के पश्चात ही जो इसके पीछे जस्ट माता कन्याकुमारी माता का मंदिर है, उसमें दर्शन करने जाते हैं। लोग इसको बहुत पवित्र मानते हैं, क्योंकि ये त्रिवेणी संगम तीन समुद्रों का संगम है। और इसमें आपको ये स्वच्छ बीच में से भी एक माना जाता है। आप यहाँ देखेंगे तो बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये बीच साइड एरिया है। अब हम आ चुके हैं कन्याकुमारी बीच पर, जिसे कोमोरियन बीच भी कहा जाता है। ये ज़्यादा बड़ा बीच तो नहीं है, आप देखेंगे तो छोटा सा एरिया है, टुकड़े टुकड़े में बना हुआ है। मतलब ये जो सैंड वाला एरिया है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ की जो रेत है उसमें सी सेल्स के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दिखते हैं। इस वजह से जब सनलाइट बीच पर पड़ती है तो बीच की रेत पर पड़ती है तो ये काफ़ी चमक उठता है और रेत चमक उठती है। आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं इस समुद्र के बीच पर, क्योंकि ये बीच बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समुद्र का जल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें स्नान करने के पश्चात ही यहाँ पे नज़दीक में ही कन्याकुमारी माता का मंदिर है, वहाँ सब दर्शन के लिए जाते हैं। कन्याकुमारी एक धार्मिक स्थान के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल भी है, क्योंकि आप अभी हमारे पीछे देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कन्याकुमारी का मेन मंदिर, जहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देखेंगे तो नीचे आपको नज़र आएगा बीच साइड एरिया, जहाँ पर कई सारे पर्यटक बीच किनारे समुद्र किनारे एंजॉय करते नज़र आएंगे। यहाँ के जितने भी पर्यटक स्थल बने हुए हैं, उनमें से अधिकतर पर्यटक स्थल मंदिर के आसपास बने हुए हैं। जो कन्याकुमारी का प्रमुख मंदिर है उसके आसपास ही बने हुए हैं, जिन्हें बाय वॉक यानी कि पैदल ही जाकर देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि कन्याकुमारी के सभी स्थल आसपास में ही हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गांधी मेमोरियल कन्याकुमारी के लिए। हम अभी बीच से निकले हैं और चल रहे हैं मेमोरियल की तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी के महात्मा गांधी मंडपम के पास में, जो कि महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। इस स्थान का महत्व इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जी का अस्थि कलश रखा गया था और जिसको बाद में त्रिवेणी संगम में प्रवाहित किया गया था। यहाँ पर एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, जहाँ पर बच्चों के खेलने कूदने के लिए झूले व चक्री लगी हुई हैं। तो अगर आपके बच्चे आते हैं तो उनके लिए ये जगह काफ़ी अच्छी रहेगी। अब हम कन्याकुमारी के मेन सर्किल एरिया की तरफ जा रहे हैं, जिसे भारत भूमि का अंतिम पॉइंट कहा जाता है। और इस सर्कल से कई सारे रास्ते जाते हैं। ये है वैक्स म्यूज़ियम का बोर्ड। तो यहाँ से अब जो इधर ये बोर्ड लगा है, ये जाता है बस स्टैंड की तरफ, और इसके जस्ट पीछे है भगवती अम्मन टेम्पल, जिसे कन्याकुमारी माता मंदिर कहा जाता है। और ये रास्ता सीधे जा रहा है लाइट हाउस, कन्याकुमारी लाइट हाउस की तरफ। और इसी तरफ है हमारा
कन्याकुमारी का बस स्टैंड। आप देख पा रहे हैं ये है मेन सर्किल एरिया, ये दिखाया गया है, ये कोवलम रोड है और ये कन्याकुमारी का मेन सर्किल पे यहाँ सभी बोर्ड लगे हुए हैं। अब हम चल रहे हैं लाइट हाउस की तरफ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कन्याकुमारी माता मंदिर से यहाँ के सभी पर्यटक स्थल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित हैं, सब 100 या 200 या 300 मीटर की दूरी पर ही स्थित हैं। ये है मेन रोड सर्किल से जो बस स्टैंड की तरफ जाती है। इसी रोड पर कन्याकुमारी लाइट हाउस मौजूद है और कन्याकुमारी लाइट हाउस से 50 मीटर आगे ही है CPWD का हॉलीडे होम, जहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं और वहाँ ठहर सकते हैं। कन्याकुमारी लाइट हाउस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके खुलने का समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, और ये 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है और फिर 3 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इस लाइट हाउस में लिफ्ट भी लगी हुई है और आप लिफ्ट के माध्यम से ऊपर तक जा सकते हैं। इसका जो चार्ज है वो 10 रुपये प्रति व्यक्ति है और बच्चों के लिए इसका जो शुल्क है वो 5 रुपये है। और आप अगर अपना कैमरा साथ में ले जाना चाहते हैं तो आपको 20 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। ये इसका बोर्ड है और इसकी टाइमिंग का बोर्ड लगा हुआ है। अभी जिस टाइम हम यहाँ से निकले उस टाइम ये बंद था, ये सुबह 10 बजे खुलता है। ये इसका बोर्ड है जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में आता है। हम ये आप देख रहे हैं एक इसी रास्ते पर एक मंदिर भी है जो बहुत ही फेमस है। यही है कन्याकुमारी का मेन सर्किल एरिया। ये सामने जो रास्ता है ये है विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ। ये जो रास्ता गया ये जाता है रेलवे स्टेशन की तरफ, और जिस तरफ से मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ये है इधर है बस स्टैंड, और राइट हैंड पर जाता पर ये कन्याकुमारी फेरी सर्विस जेट्टी के द्वारा बना हुआ है। कन्याकुमारी में अब हम आ चुके हैं आर लेडी ऑफ रैनसम चर्च के बाहर, जो कि एक बेहद खूबसूरत चर्च है कन्याकुमारी का। अगर आप कन्याकुमारी आते हैं तो आप भी इस चर्च में आकर घूम सकते हैं। इस चर्च का डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, आप यहाँ अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। हम सब जब यहाँ घूमने आए तो उस दिन की तारीख थी 25 दिसंबर अर्थात क्रिसमस डे। उस समय सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर एंजॉय कर रहे थे। हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमने सुंदर सी वीडियो शूट किया जिसमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन तैयार किया गया था। हम सब आपको इस चर्च को अंदर से भी दिखाया है जो कि आपको खूब पसंद आया होगा। ये बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत ही शानदार चर्च था कन्याकुमारी का जो कि बहुत फेमस है। अब हम कन्याकुमारी के एक ऐसे खूबसूरत प्लेस पर आ चुके हैं जिसे बट्टाकोट्टई फोर्ट या दुर्ग या किला, जिसे सर्कुलर फोर्ट भी कहा जाता है। यह किला भारत के दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी शहर के उत्तर पूर्व में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था और त्रावणकोर राजाओं द्वारा बनवाए गए तटीय किलों में यह अंतिम किला था। बट्टाकोट्टई फोर्ट की दीवारों की ऊंचाई लगभग 25 फीट है और आगे की ओर मोटाई 29 फीट है। इस किले को डच जलसेना अधिकारी डी लेनॉय द्वारा बनवाया गया था। यह किला पाषाण शिलाओं का बना है और इसमें आराम कक्ष, निगरानी मीनार और आयुध कक्ष स्थित है। किले के अंदर की दीवारों पर मछलियों की आकृति बनी है जो पांड्य राजाओं का राजचिन्ह हुआ करता था। पुरातत्ववेत्ताओं की मान्यता अनुसार यह किला पूर्व में पांड्य राजाओं के अधीन था। तब पद्मनाभपुरम पैलेस किले की चोटी से यह स्पष्ट दिखाई देता था। आप देख रहे हैं सामने पंखे चल रहे हैं। ये कुडनकुलम संयंत्र है जो एक नाविकीय संयंत्र है। आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं और लहरें दिखाई दे रही हैं समुद्र की। इस फोर्ट की छत से जहाँ पर परेड होती है वहाँ से ये सुंदर आकर्षक नज़ारा आप देख रहे हैं। परेड ग्राउंड के एक ओर से बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर से अरब सागर का शांत जल दिखाई देता है। परेड ग्राउंड किले के ऊपर से सागर का अवलोकन होता है। पूर्व में किले से पैलेस तक 1.2 मीटर चौड़ी एक सुरंग थी, लेकिन अब यह बंद हो गई है। ये किले के बीच में एक
तालाब कुंड था, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ राजा पहले नहाया करते थे। यहाँ काफ़ी अच्छी गार्डनिंग की गई है। मैं आपको बता दूं कि इस किले की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जाती है, जो भारत सरकार के अधीन है। चूँकि मैं इसी विभाग में कार्यरत हूँ, तो यहाँ के विभाग के स्टाफ ने मुझे गाइड करते हुए आराम से इस किले का दृश्य अवलोकन कराया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस किले को देखने का टिकट 15 रुपये प्रति पर्सन है और इसके खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। अब हम कन्याकुमारी के मार्केट एरिया में आ चुके हैं, जो कि यहाँ का लोकल मार्केट है और यहाँ पर हर तरह की चीज़ उपलब्ध होती है। अगर आप यहाँ क्लोथिंग्स लेना चाहते हैं तो काफ़ी वैरायटी हैं, वो यहाँ उपलब्ध होती हैं। कन्याकुमारी में आपको ऐसी बहुत सारी शॉप्स नज़र आएंगी जिनमें सी सेल्स से डेकोरेटेड मिरर, कई सारे हैंगिंग्स, हर तरह का शंख जिनमें बजाने वाला, जिन्हें पूजा में उपयोग में लिया जाता है, भी आपको मिल जाएगा। हमने भी एक शंख पूजा के लिए कन्याकुमारी से ख़रीदा। तो चलिए मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कन्याकुमारी में आपको अच्छा भोजन कहाँ अवेलेबल होगा। तो कन्याकुमारी के मंदिर के पास में कई सारे होटल्स एवं ढाबे बने हुए हैं, जिनमें आपको अच्छा गुणवत्ता वाला भोजन आपको कम रेट में मिल जाता है। अब बात करें कि कन्याकुमारी घूमने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको बता दूं कि कन्याकुमारी में घूमने के लिए 2 दिन पर्याप्त हैं। 2 दिनों में आप कन्याकुमारी के सभी स्थलों को आराम से घूम सकते हैं। अब बात करें कि कन्याकुमारी में आपको कब घूमने आना चाहिए, तो यहाँ पूरे साल भर घूमने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ बेस्ट सीज़न होता है वह होता है अक्टूबर से मार्च तक, क्योंकि उस समय ठंड का समय होता है। और अगर आप यहाँ गर्मियों या वर्षा की सीज़न में आते हैं तो थोड़ी ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ा हुआ होता है। वैसे अगर आप बारिश के सीज़न में आना चाहते हैं तो वेदर चेक करके आएँ, ताकि आप अपने हॉलिडे होम्स को आराम से एंजॉय कर सकें, क्योंकि कन्याकुमारी ज़मीन का आखिरी एरिया है और इसके बाद समुद्र ही समुद्र है। तो इस वजह से आप यहाँ आएंगे तो आप महसूस करेंगे या अनुभव करेंगे कि यहाँ पर विंड की स्पीड काफ़ी तेज़ है। यहाँ आप बस या ऑटो अथवा टैक्सी के माध्यम से घूम सकते हैं। एक जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि यहाँ 2 व्हीलर रेंटल जैसे स्कूटी रेंट या बाइक रेंट की सुविधा यहाँ कन्याकुमारी में उपलब्ध नहीं है। तो ये है कन्याकुमारी और कन्याकुमारी घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमारा अनुभव यहाँ पर बेहद अच्छा रहा। आपका अनुभव कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सचिन रामट 0। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद ये भी और वीडियो देखने के लिए। आप जुड़े रहिए मुझसे मेरे इसी चैनल के साथ, और मैं इसी व्यू के साथ इसमें अलविदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सून।